गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, पार्ट 4 देखेंगे हम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम विलयन बनाते हैं, गैस का द्रव में विलयन और ठोस का द्रव में विलयन, तो कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट था हेनरी का नियम। इस वीडियो में हम देखेंगे राउल्स लॉ, राउल के नियम। राउल के नियम के एक्चुअली क्या बताते हैं कि जब हम द्रव में किसी ठोस का या द्रव का या गैस का विलयन बनाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर प्रभाव पड़ता है तो हम उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि वाष्प दाब में कमी या वृद्धि जो भी हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है ना। तो राउल्ट लॉ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वाष्प दाब ये क्या होता है। देखिए, वाष्प दाब ये कोई पात्र है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, और बंद पात्र में जब कोई द्रव भरा हुआ है तो उसका जो भी वायुमंडलीय ताप है उस पर कुछ ना कुछ वाष्पन जरूर होता है, ठीक है ना। तो जब वाष्पन होगा तो वाष्प बनेगी, और जब वाष्प की मात्रा बढ़ने लगेगी तो वापस संघनन भी होगा, ठीक है ना। यानी एक साथ जिस टाइम वाष्पन हो रहा होगा उस टाइम संघनन की प्रक्रिया भी उसी रूप से चल रही होगी, और एक समय आएगा जब वाष्पन की प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया समान दर से संपन्न होती है, ठीक है। और इस स्थिति को हम कहते हैं साम्यावस्था, ठीक है ना। यानी साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ कि जब वाष्पन और संघनन समान रूप से या समान वेग से गतिशील हैं, उस समय यहाँ पर इस पात्र में जो वाष्प की अवस्था या वाष्प की जो मात्रा है वो स्थिर हो जाती है, और वाष्प यानी गैसीय अवस्था है जो सभी दीवारों पर या सभी तरह पर अपना दाब डालती है। तो ये जो वाष्प है, इसी द्रव की जो वाष्प है, वो वाष्प इस द्रव पर भी इस तरीके से लंबवत एक दाब डालती है, और इस दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या मतलब हुआ, साम्यावस्था के समय का मतलब हुआ कि जब वाष्पन और संघनन समान दर से संपन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस समय वाष्प दाब क्या होगा कि स्थिर ताप पर साम्य के समय किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है ना। ये हो गई वाष्प दाब की कॉन्सेप्ट, ये द्रवों के लिए अपन बात कर रहे हैं। अब हमने विलयन बना दिया, विलयन है, अब द्रव विलयन की बात कर रहे हैं, तो अब अवस्था तो अभी भी द्रव है। अब हमने या तो उसमें ठोस घोल दिया है या द्रव घोल दिया है। तो जब हम किसी चीज को या किसी विलय को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो उसके विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। अब हम बात करते हैं विलयनों के वाष्प दाब की, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई द्रव है जिसमें अभी हम पहले बात करते हैं किसी ठोस की, कि हमने किसी ठोस को इसमें घोल दिया, ठीक है ना। किसी ठोस अवस्था को जब हमने इस द्रव में घोल दिया तो ये जो विलयन बना है, अब इस विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो समझते हैं इसको। द्रव जब वाष्पित होता है तो क्या होता है कि द्रव की सतह के जो अणु होते हैं वो वायुमंडलीय ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प अवस्था में जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जब ये शुद्ध द्रव था तो इसकी सतह पर मान लीजिए 100 अणु ऐसे थे जो वाष्प अवस्था में जा रहे थे, ठीक है ना। यानी 100 अणु वाष्प के बन रहे थे और इसका वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा था। अब हमने किसी ठोस को द्रव में विलय कर दिया, और ये विलयन जो है ये एक समांगी विलयन है, यानी इसकी सतह पर इस द्रव के अणुओं के साथ साथ इस ठोस के अणु भी आएंगे, और ठोस के अणु कैसे हैं, अवाष्पशील, यानी कि वाष्पित नहीं हो सकते। तो मान लीजिए यहाँ ये जो पहले 100 अणु थे, इन 100 अणुओं में 20 अणु अब इस ठोस के आ गए जो विलय हमने किया है। तो यहाँ पर कुल मिला के तो 100 अणु हैं, लेकिन अब जो 20 अणु इस ठोस के आ गए तो जो कि अवाष्पशील हैं, तो यहाँ अब वाष्पशील अणुओं की संख्या घटकर रह गई 80, यानी कि जब जो वाष्प बनेगी वो इन 80 अणुओं के कारण बनेगी, और ये विलय हम ज्यादा घोल देंगे तो इन अणुओं की मात्रा और भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब इन वाष्पित होने वाले अणुओं की मात्रा कम होती चली जाएगी तो वाष्प दाब भी कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात हुई कि जब हम किसी विलायक में किसी ठोस को घोलते हैं जो कि अवाष्पशील होता है तो द्रव जो प्राप्त विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह हम यहाँ कोई द्रव ही घोलें, और वो द्रव कैसा हो, द्रव जो खुद भी वाष्पशील हो, तो पहले तो ये द्रव ही वाष्पित हो रहा था। अब मान लीजिए 80 अणु तो इस द्रव के रह गए हैं, पहले 100 थे, अब 80 तो इस द्रव के हैं, द्रव 1 के, और 20 अणु हैं द्रव
2K, ठीक है ना। तो यहाँ कुल मिला के 100 अणु वाष्पित होंगे, लेकिन अब यहाँ जो वाष्प अवस्था आएगी इसमें 20% हिस्सा इस द्रव का होगा और 80% हिस्सा इस द्रव का भी होगा। यानी ये जो वाष्प अवस्था में वाष्प दाब का कारण होगा, इसमें दोनों अवयवों का अपने अपने मूल भिन्नों के अपने अपने मात्रा के अनुसार जरूर योगदान होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी ठोस को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जबकि अगर किसी द्रव को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब उन दोनों द्रवों के आंशिक दाबों से जुड़कर या उनके योग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए कि जब किसी विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब Ps विलायक के वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक का था PO से कम हो जाता है। इसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अवनमन मतलब कमी होना, ठीक है। लेकिन जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई वाष्पशील द्रव घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब Ps में दोनों अवयवों के वाष्प दाबों का योगदान होता है, ठीक है। इस प्रकार विलयनों के वाष्प दाब की व्याख्या करने के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया, ठीक है। दोनों स्थितियों के लिए एक एक नियम दिया जिन्हें हम राउल्ट के नियम कहते हैं, ठीक है। एक एक करके हम दोनों स्थितियों के लिए यानी कि ठोस या अवाष्पशील विलय को घोलने पर प्राप्त विलयन और किसी वाष्पशील द्रव को घोलने पर प्राप्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या करते हैं। तो राउल्ट का पहला नियम देखते हैं हम, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यानी हमने वाष्पशील विलायक में किसी वाष्पशील विलय को घोल दिया, ठीक है ना। तो ये नियम क्या है, देखिए, स्थिर ताप पर किसी शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलय घोलने पर विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल वैसा ही नियम है जैसे हमने गैसों का के लिए पढ़ा था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। वो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है कि दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण में गैस का कुल दाब उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि किसी वाष्पशील विलयित विलयन का कुल दाब उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। माना कोई विलायक है A, उसके Na मोल लिए हमने और उसमें वाष्पशील विलय के Nb मोल घोल दिए, तो A और B के शुद्ध दाब अगर P0A और P0B हों तो पहले तो अवयव की मोल भिन्न निकालते हैं हम, ठीक है। A की मोल भिन्न XA होगी और B की मोल भिन्न XB होगी। तो XA तो होगी A की मोल बटे कुल मोल, A के मोल है Na और कुल मोल होंगे Na प्लस NB, ठीक है। इसी तरह से B की मोल भिन्न क्या होगी, B के मोल बटे कुल मोल यानी कि NB बटे Na प्लस NB। यहाँ हम इसको 1 माइनस XA करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब विलयन A का आंशिक दाब क्या होता है, आंशिक दाब बराबर होता है कुल दाब गुणा मोल भिन्न। तो हमें A का निकालना है तो A का कुल दाब गुणा मोल भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो आंशिक दाब को हम PA से डिनोट करते हैं। याद रखना है बच्चों, शुद्ध जब शो किया जाता है तो नॉट लगाते हैं और जब आंशिक दाब शो किया जाता है तो नॉट नहीं लगाया जाता। तो A का आंशिक दाब हो गया A का शुद्ध दाब गुणा मोल भिन्न। A का शुद्ध दाब था P0A और इसकी मोल भिन्न थी XA। इसी प्रकार B का आंशिक दाब PB बराबर क्या होगा, B का शुद्ध दाब गुणा मोल भिन्न। तो PB बराबर हो गया P0B, ये B का शुद्ध दाब था, गुणा मोल भिन्न क्या थी XB, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि विलयन का दाब जो होगा वो उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। यानी इसमें दो अवयव हैं A और B, तो A का आंशिक दाब प्लस B का आंशिक दाब। तो हमने लिख दिया इसको शॉर्ट में PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PA की वैल्यू क्या निकाली थी हमने P0A XA और PB की निकाली थी P0B XB। तो वैल्यूज पुट की, PS बराबर P0A XA प्लस P0B XB। लेकिन हम जानते हैं कि मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है, यानी कि XA प्लस XB बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि XA बराबर 1 माइनस XB। तो XA की जगह अगर हम XB रख दें यानी विलय के मोल भिन्न के रूप में ही इसको रख दें तो PS बराबर हो जाएगा P0A XA के स्थान पर रख दिया हमने 1 माइनस XB प्लस P0B XB एज इट इज, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो PS इज इक्वल टू P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। अब इन दोनों में से हमने XB को कॉमन ले लिया,
तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज कर दिया है हमने, ये हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो नियम हो गया हमारा वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, यानी जब ए तो वाष्पशील था ही, उसमें जो विलय मिला है वो भी वाष्पशील है, तो विलयन का कुल दाब उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, और आंशिक दाब होता है शुद्ध दाब गुणा मोल भिन्न। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे विलयनों के राउल्ट का नियम जिनमें अवाष्पशील यानी कि कोई ठोस घुला हुआ हो। ठीक है ना, तो देखो, जब किसी अवाष्पशील विलय बी को किसी वाष्पशील विलायक ए में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब ए विलायक के आंशिक दाब के पी ए के समान होता है। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील विलय का आंशिक दाब नगण्य होता है। क्या मतलब है इसका? देखो, माना कि विलायक ए के एक्स ए मोल भिन्न और बी के एक्स बी मोल भिन्न घोले गए। मैंने यहाँ डायरेक्ट अब आपको मोल भिन्न बता दिया है कि मोल भिन्न कैसे है, ये अपन समझ गए हैं। ठीक है ना, तो विलयन का वाष्प दाब घटकर पी एस हो जाएगा क्योंकि बी कैसा है? अवाष्पशील है। अब राउल्ट का प्रथम नियम क्या था, यानी जो हमने वाष्पशील के लिए किया था कि विलयन का कुल दाब उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो पी एस बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन यहाँ ये जो बी पदार्थ है वो कैसा है? अवाष्पशील है। अवाष्पशील इसका मतलब इसका आंशिक दाब या शुद्ध दाब जो होगा वो लगभग 0 होगा। तो जब शुद्ध दाब यानी कि पी नॉट बी लगभग बराबर 0 होगा तो पी नॉट बी एक्स भी 0 हो गया। तो यहाँ पी एस क्या बचेगा? पी एस बचेगा पी नॉट ए एक्स ए। लेकिन एक्स ए बराबर क्या हो गया? 1 माइनस एक्स बी। अभी हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस एक्स ए का मान इस रूप में रख दें तो पी एस बराबर हो गया पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ठीक है ना, अब इसको ओपन किया हमने तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, इट इज सॉल्व्ड। ठीक है, अब पी नॉट ए माइनस पी एस इसको हम इधर ले आए हैं, पी एस को इधर ले आया है, इस पक्षांतरण किया है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है ना, यहाँ पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए का मतलब विलायक का शुद्ध दाब माइनस पी एस यानी कि विलयन का दाब, इसका जो अंतर होता है इसे हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अब ये किसके बराबर हो गया? पी नॉट ए एक्स बी के। ठीक है ना, यहाँ डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से पी नॉट ए को इधर ले आए हम, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू रह गया एक्स बी। यही राउल्ट का द्वितीय नियम है, या अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम है कि ये जो अपने पास एक संबंध आया है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये केवल पी नॉट ए माइनस पी एस को तो कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, लेकिन इसको जब शुद्ध दाब से अनुपात निकाल देते हैं तो इसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ से नियम आ जाता है कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसकी विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि देखिए यहाँ पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट पी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहाँ से नियम आ जाता है अपना, आता है किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। समझ में आ गया? किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो विलयन का आपेक्षिक अवनमन यानी कि शुद्ध दाब माइनस विलयन का दाब बटे विलायक का शुद्ध दाब विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर? तो ये दो नियम थे राउल्ट के वाष्पशील विलय के लिए और अवाष्पशील विलय के लिए। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल, बेंजीन और टोलुइन दोनों ही वाष्पशील हैं, याद रखना। इनके शुद्ध अवस्था में दाब है 300 mmHg और 750 mmHg। ये पारे के आधार पर नापे गए दाब हैं। बेंजीन का है 300 mmHg और टोलुइन का है 750 mmHg। ठीक है, और इनसे मिलकर जो विलयन बना है उस विलयन का दाब 600 mmHg। तो मिश्रण में दोनों की
मोल भिन्न ज्ञात करनी है हमें, और जो वाष्प बनेगी इसकी उस वाष्प अवस्था में संगठन भी ज्ञात करना है। यानी कि मोल भिन्न हमें विलयन में भी ज्ञात करनी है और मोल भिन्न हमें इसकी वाष्प अवस्था में भी ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखिए हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया है बेंजीन का शुद्ध दाब। बेंजीन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, पी नॉट ए, शुद्ध के लिए हम नोट लगाते हैं। ये दिया है हमें 300 mmHg। फिर टोलुइन का शुद्ध दाब, टोलुइन को हमने बी के रूप में ले लिया, तो इसके लिए पी नॉट बी दे रखा है हमें 750 mmHg। और विलियन का कुल दाब 600 mmHg दे रखा है। विलियन का कुल दाब को हम पी एस से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया 600 mmHg। ठीक है ना। अब बेंजीन की मोल भिन्न होती है एक्स ए, मान रहे हैं हम, और टोलुइन की मोल भिन्न क्या होगी फिर एक्स बी। ये एक्स बी को हम 1 माइनस एक्स ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब राउल्ट के नियम से दोनों ही वाष्पशील हैं, तो राउल्ट का प्रथम नियम काम में आएगा, यानी कि वाष्पशील विलेय के लिए विलयन का दाब उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि पी एस बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए, ये तो बेंजीन का आंशिक दाब हो गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये टोलुइन का आंशिक दाब हो गया। ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि बेंजीन का जो वाष्प दाब था एक एक्स ए मान लिया था हमने, तो ये फॉर्मूला हो गया 600, तो दे रखा है हमें बेंजीन का विलयन का दाब, देखिए 600 तो दे रखा है बेंजीन का दाब। ठीक है। फिर पी नॉट ए ये दे रखा है 300 एक्स ए, प्लस पी नॉट बी ये दे रखी है 750 माइनस 750 एक्स ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया था हमने, 750 एक्स ए, इसको सॉल्व किया, 750 को इधर लेके आते हैं तो 600 माइनस 750 इज इक्वल टू 300 एक्स ए माइनस 750 एक्स ए। ये यहाँ माइनस होगा तो माइनस 150 आ जाएगा, यहाँ ये सॉल्व होगा तो माइनस 450 एक्स ए आ जाएगा, माइनस इज कैंसिल्ड बाय माइनस, देन एक्स ए विल बी इक्वल टू 150 बटे 450, यानी कि आ गया 1/3 यानी कि 0.33। और एक्स भी कैसे निकालेंगे, फिर एक्स भी निकालने का सीधा सीधा तरीका, ये क्या था 1 माइनस एक्स ही था, तो 1 माइनस 0.33 कर दिया, तो एक्स बी की वैल्यू आ गई 0.67। ठीक है ना। तो ये तो आ गई इनकी मोल भिन्न। अब हमें ज्ञात करना है इनका वाष्प अवस्था में संगठन। तो हम इनके वाष्प अवस्था में संगठन के लिए पहले इनके वाष्प दाबों यानी आंशिक दाबों की गणना करेंगे। तो देखिए पहले बेंजीन का आंशिक दाब, बेंजीन का आंशिक दाब पी ए बराबर क्या हो गया पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए का मान 300 mmHg दिया गया था, एक्स ए का मान ये हमने निकाल लिया 0.33, मल्टीप्लाई किया तो बेंजीन का आंशिक दाब आ गया 99 mmHg। ठीक है ना। फिर टोलुइन का आंशिक दाब निकालते हैं, टोलुइन का आंशिक दाब पी बी बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट भी दिया हुआ था हमें 750 और एक्स भी हमने निकाल लिया है 0.63, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है अपना 501 mmHg। तो ये तो हो गए इनके आंशिक दाब, और इन आंशिक दाबों का कुल योग कितना हमें विलियन क्वेश्चन में भी दे रखा था कि विलियन का कुल दाब 600 mmHg था, और यहाँ से भी इन दोनों को प्लस करते हैं तो विलियन का कुल दाब 600 mmHg हो गया। अब जब इनकी वाष्प बनेगी तो वाष्प अवस्था में जो इनका संगठन निकलेगा वो इनके आंशिक दाबों के अनुरूप निकलेगा, यानी कि बेंजीन का वाष्प अवस्था में प्रभाज्य अंश या भिन्न क्या होगी, वो होगी वाई से डिनोट करते हैं इसको हम, वाई ए हम बेंजीन के लिए शो कर रहे हैं, बराबर होगा पी ए बटे पी। ठीक है, ये इसको पी एस भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना। पी ए का मतलब हो गया ए का आंशिक दाब बटे पी एस यानी कि कुल दाब या विलियन का कुल दाब। तो पी ए का मान हमने निकाला है 99 अपॉन में पी एस अपना है 600, सॉल्व किया तो इसका वाष्प अवस्था में प्रभाज्य आ गया 0.165। इनकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। इसी तरह से वाष्प अवस्था में प्रभाज्य की है, ये भी एक भिन्न है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। अब टोलुइन का निकालें, टोलुइन का वाष्प अवस्था में प्रभाज्य निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम 1 माइनस वाई ए कर दें, ठीक है, या वाई बी के रूप में निकालेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से ही टोलुइन का आंशिक दाब बटे कुल दाब। टोलुइन का आंशिक दाब हमने निकाला है 501, ये 501 है, ठीक है ना, बटे कुल दाब होता है 600, इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.835, ये इसको हम 1 माइनस 0.165 करके भी सॉल्व करते तो भी यही आ जाता। तो इस तरीके से हम आंशिक दाबों की गणना कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और देखते हैं कि इथेन के 4 मोल ब्यूटेन के 6 मोल के साथ मिश्रित किए गए, तो यदि एथेन और ब्यूटेन के शुद्ध दाब क्रमशः 150 mmHg और 250 mmHg हो तो विलयन का कुल दाब ज्ञात करो। यहाँ पर हमें कुल दाब ज्ञात करना है, केवल उसका वाष्प अवस्था में प्रभाज्य ज्ञात नहीं करना। दिया क्या है एथेन के मोल, इसको ए से डिनोट कर दें हम तो Na तो हो गए 4 मोल, ब्यूटेन के मोल
NB से डिनोट कर दें तो हो गए 6 मोल, ठीक है ना। तो कुल मोल हो गए अपने Na प्लस NB यानी कि 4 + 6 यानी कि 10 मोल। तो अब यहाँ से मोल भिन्न निकाल लेते हैं हम। एथेन की मोल भिन्न XA क्या होगी, Na बटे कुल मोल, Na है 4, कुल मोल है 10, 4/10 यानी कि 0.4। इसी तरह से ब्यूटेन की मोल भिन्न निकालनी है, तो XB या तो हम निकालें B के मोल यानी कि ब्यूटेन की मोल बटे कुल मोल, या हम इसको निकाल सकते थे 1 - XA करके, एक ही बात है, आंसर सेम आता। तो यहाँ तो हमने निकाली मोल भिन्न। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है एथेन का शुद्ध दाब यानी कि P0A 150 mmHg और ब्यूटेन का शुद्ध दाब 250 mmHg यानी कि P0B। अब राउल का नियम क्या कहता है, दोनों ही वाष्पशील पदार्थ हैं, तो राउल का प्रथम नियम काम में आएगा, यानी कि PS बराबर हो जाएगा P0A XA प्लस P0B XB। P0A है अपना 150, तो XA निकाल लिया हमने 0.4 प्लस P0B हमारा दे रखा है 250 और PX भी हमने निकाल लिया है 0.6। रख दी वैल्यूज, सॉल्व किया, यह सॉल्व करने पर आ जाता है 210 mmHg। यानी हम 4 मोल और 6 मोल एथिन और ब्यूटेन को मिलाते हैं तो इनका जो विलयन प्राप्त होता है उसका हमें दाब मिलेगा 210 mmHg। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल राउल्ट के दूसरे नियम का देखते हैं अवाष्पशील विलय के लिए। तो यहाँ क्या दे रखा है देखिए, 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, यानी विलायक है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोलने पर जल वाष्पशील विलायक है और यूरिया अवाष्पशील ठोस है। तो विलयन के वाष्प दाब एवं उसके आपेक्षिक अवनमन की गणना करो। दो चीजें कैलकुलेट करनी है हमें, एक तो विलयन का आपेक्षिक अवनमन और दूसरा विलयन का वाष्प दाब यानी PS निकालना है और आपेक्षिक अवनमन निकालना है यानी कि ΔP/P। ठीक है ना। तो दिया क्या है देखो, जल का शुद्ध दाब दिया है हमें 23.8 mmHg P0A, ठीक है ना। WH2O जल का भार दे रखा है हमको 850 ग्राम और W यूरिया यानी कि WB दे रखा है हमको 50 ग्राम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पानी का अणुभार H2O का होता है 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 18 ग्राम। मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम में लिखते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। देखिए एक कार्बन है यानी कि 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन है यानी कि 4 जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन है यानी कि 16 जोड़ दिया और 2 नाइट्रोजन है यानी कि 28 जोड़ दिया, ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा अपना 60। तो यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 60 ग्राम, ठीक है ना। तो ये भी हमें पता है, तो हमने यूरिया का मोलर द्रव्यमान लिख दिया और जल का मोलर द्रव्यमान तो हमें पता ही है 18 ग्राम लिख दिया। तो हम इनके मोलों की संख्या निकालते हैं पहले, क्योंकि हमें फिर मोल भिन्न की आवश्यकता होगी। तो NH2 यानी कि Na बराबर क्या हो गया, WA/Ma। WA दे रखा है हमको 850 ग्राम और M होता है 18 ग्राम, निकाला तो ये हो गया 47.22। फिर हमने N यूरिया निकाला, यूरिया निकालने के लिए NB क्या हो गया, WB/MB। WB हमें दिया हुआ है 50 ग्राम और M यूरिया होता है 60 ग्राम, निकाला तो आ गया 0.83। ये आ गई मोलों की संख्या। तो कुल मोल कितने हो गए, इन दोनों के कुल मोल यानी कि N बराबर हो गया Na प्लस NB, दोनों को जोड़ा तो ये आ जाता है 48.05 मोल, ठीक है ना। तो अब यूरिया की मोल भिन्न XB क्या आ गई, क्योंकि विलय यही है। तो यूरिया की मोल भिन्न XB बराबर हो गई NB/Na प्लस NB। NB है 0.83, कुल मोल हमने निकाल लिया 48.05, सॉल्व किया तो XB का मान आ गया 0.017, यानी अवाष्पशील जो ठोस है उसकी 0.017 मोल भिन्न उपस्थित है। अब राउल का द्वितीय नियम क्या है, वो ये कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि ΔP/PS उसकी मोल भिन्न के बराबर होता है। तो यानी कि आपेक्षिक अवनमन सीधे सीधे आ गया 0.017 की तुलनात्मक रूप से इतने वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें PS भी निकालना है, विलयन का वाष्प दाब निकालना है, तो इसको खोल कर लिखते हैं हम। खोल कर लिखते हैं तो हो जाता है P0A - PS/P0A, ठीक है, ये P0A है इज इक्वल टू XB। तो P0A हमें दिया हुआ है 23.8 mmHg, PS हमें निकालना है, ठीक है ना, और X भी हम निकाल चुके हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ, 23.8 - PS/23.8 बराबर 0.017,
ठीक है ना। इसको इधर ले गए तो 23.8 माइनस पी एस बराबर 0.017 गुणा 23.8, इसको मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाता है 0.4046। ओके, तो पी एस बराबर क्या होगा, पी एस बराबर होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे तो आ जाएगा 23.8 माइनस 0.4046, तो पी एस आ गया 23.4 mmHg। पी एस मतलब विलियन का वाष्प दाब। तो जो विलियन का वाष्प दाब पहले 23.8 था, उसकी वाष्प दाब में अब कमी आ गई, 23.4 हो गया, क्योंकि हमने अवाष्पशील ठोस को घोला था। तो इस तरीके से हम राउल्ट का नियम यूज करके वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय को जब किसी द्रव में घोलते हैं, उसके वाष्प दाब की गणना आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।